गैमा रिकैप में आज हम बात करेंगे क्यूब 2 हाइपर क्यूब की। और अगर आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है तो ठीक, वरना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म के आगाज में कुछ लोगों को प्लास्टिक बैग में लपेटकर स्ट्रेचर पर लिटाया हुआ है। इसके बाद सीन रेबेका पर शिफ्ट होता है और रेबेका को विजन्स आ रहे थे कि डॉक्टर्स कुछ लोगों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें किसी क्यूब में डालने की तैयारी कर रहे थे और इन लोगों में रेबेका भी शामिल है। और जो ही रेबेका इस विजन से बाहर आती है तो वो देखती है कि वो उसी क्यूब के अंदर है और ये देखकर वो एकदम घबरा जाती है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में वो कमरे में मौजूद हैच खोलती है और जो ही वो दूसरे कमरे में जाती है तो वहाँ रिवर्स ग्रेविटी होने की वजह से वो ऊपर की तरफ जाती है और मारी जाती है। अगले सीन में हमें थॉमस नजर आता है जो कि उसी क्यूब के अंदर था और थॉमस आइजोन नाम की कंपनी के लिए काम करता है। और जो ही थॉमस अपने आप को क्यूब के अंदर पाता है तो वो पैनिक हो जाता है। इसके बाद वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। इसके बाद हमें केट नजर आती है जो कि अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ जाती है और वहाँ उसे साइमन मिलता है। और जो ही वो केट को देखता है तो वो उसे थ्रेट करते हुए उससे पूछता है कि वो उसे बता दे कि उसने उसे क्यूब में क्यों बंद किया है। लेकिन केट का कहना था कि वो खुद कुछ नहीं जानती कि वो इस क्यूब में कैसे आई। और इसी दौरान उस कमरे में मौजूद हैच खुलता है और मैक्स नजर आता है और उसे देखकर केट उसके पीछे जाती है। लेकिन जब वो अगले कमरे में पहुंचती है तो मैक्स वहाँ नहीं था। इसके बाद जब वो वापस साइमन वाले कमरे में आने की कोशिश करती है तो वो भी वहाँ से गायब हो चुका था, यानी ये क्यूब हर सेकंड बदल रहा था। इसके बाद केट वहाँ से आगे बढ़ने लगती है और आगे बढ़ते हुए उसे साशा नजर आती है जो कि अंधी थी। और जब वो साशा से बात कर रही थी उसी वक्त उस क्यूब का हैच खोलकर जेरी अंदर आता है और वो केट और साशा को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि काफी वक्त से उसने किसी इंसान को नहीं देखा था। इसके बाद वो उस कमरे में एक नंबर लिख देता है। असल में वो जितने भी कमरे पार कर रहा था उनमें नंबर लिखता जा रहा था और उसी वक्त उन्हें सामने मौजूद कमरे से एक आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो फौरन ही उस कमरे की तरफ जाता है। और वहाँ मैक्स थॉमस को पकड़े हुए था क्योंकि वो एक रस्सी के जरिए खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। और उसी वक्त वहाँ साइमन भी आ जाता है और सब मिलकर थॉमस को नीचे उतारते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक बुजुर्ग औरत आती है जिसका नाम पेले है। इतनी देर में साइमन को भी होश आ जाता है और थॉमस उससे पूछता है कि वो कौन है और क्या वो ये जानता है कि यहाँ से बाहर कैसे जाया जा सकता है। इस पर साइमन सिर्फ इतना कहता है कि नंबर को सॉल्व करो और इसी के जरिए तुम्हें बाहर जाने का रास्ता मिलेगा। और उसी वक्त सामने से एक अजीब सी वेव उनकी तरफ बढ़ती है और सभी फौरन उस कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन थॉमस बाहर जाने से इनकार कर देता है और खुद को एक हथकड़ी से वहां बांध देता है। इस मौके पर केट उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। और इसी दौरान वो वेव उसके बैग पर से गुजरती है और वो नया बैग एकदम पुराना हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक किस्म की टाइम वेव है। और जो भी इस वेव के कांटेक्ट में आएगा उसकी उम्र एकदम बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसी दौरान केट कोशिश करके साइमन को छुड़ा लेती है, लेकिन वेव के करीब आने की वजह से वो तेजी से उस कमरे से बाहर निकलती है और थॉमस इस वेव की जद में आकर मारा जाता है। इसके बाद सभी लोग ये सोचते हैं कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तभी पहले को फर्श पर एक टेकरेक्स बना मिलता है और उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। और जेरी जो कि एक इंजीनियर था वो सभी को बताता है कि टेसरेक्स एक 4 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और इसका मतलब ये है कि ये क्यूब एक टाइम मशीन की तरह है और इसीलिए यहाँ पर टाइम वेव्स पैदा हो रही हैं। इसी दौरान केट को छत पर कुछ अदद लिखे नजर आते हैं जो कि 60,659, लेकिन केट को ये समझ नहीं आता कि ये क्या नंबर है। इस वजह से सभी सोचते हैं कि शायद ये कमरे का नंबर है, लेकिन अगर ये कमरे का नंबर था तो इतने सारे कमरों को पार करके बाहर निकलना नामुमकिन था। इसके बाद मैक्स सामने वाले कमरे का हैच खोलता है और वहाँ उसे जूलिया नजर आती है। और जो ही मैक्स उस कमरे में आता है तो वहाँ रिवर्स ग्रेविटी की वजह से वो ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन मौके पर ही वो वहाँ मौजूद सीढ़ी को पकड़कर बच जाता है। और जो ही वो थोड़ा सा नीचे आता है तो रिवर्स ग्रेविटी खत्म हो जाती है। इसके बाद बाकी सब भी जूलिया के पास आते हैं। असल में जूलिया एक पार्टी में जा रही थी लेकिन उसे अगवा करके यहाँ बंद कर दिया गया। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। पहली एक मैथमेटिशियन है
जबकि केट एक साइकोथेरेपिस्ट है। मैक्स एक गेम डेवलपर है और उसने अपनी गेम के लिए भी ऐसा ही क्यूब डिजाइन किया था। साइमन एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और जूलिया इजोन की एक एम्प्लॉयर है और केट को इस कमरे में भी 60,659 लिखा मिलता है और जब वो इधर उधर देखती है तो वहाँ और भी नंबर लिखे थे और उन नंबर्स को देखकर सभी ये सोचने लगते हैं कि शायद ये नंबर्स उन्हें यहाँ से निकलने में हेल्प कर सकते हैं। और उसी कमरे में साइमन को एक घड़ी मिलती है और जब जेरी उस घड़ी को देखता है तो वो उसी की थी और हैरानी की बात तो ये है कि उसके हाथ में एक घड़ी पहले ही थी और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये घड़ी टाइम लूप में फंसे किसी दूसरे जेरी की है। इसके बाद सभी अगले कमरे में जाते हैं जहां उन्हें फिल नाम का एक मैथमेटिशियन मिलता है और उसने अपने तमाम जिस्म पर 60,659 नंबर की कैलकुलेशन की हुई थी और यहाँ पहली उन्हें बताती है कि ये साइंसदान नोबेल इनाम का नॉमिनी था। इसके बाद पहली उन्हें ये भी बताती है कि वो भी कभी आइजोन कंपनी के लिए काम करती थी लेकिन अब वो रिटायर हो चुकी है और ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ मौजूद अक्सर लोगों का आइजोन कंपनी से कुछ न कुछ ताल्लुक जरूर था। उस वक्त पहली उस कमरे में मौजूद एक हैच खोलती है और उसे अपने सामने एक दूसरी पहली नजर आती है लेकिन उसी वक्त साइमन पीछे से आकर उस पहली को मार देता है और वो चीख कर कहता है कि पहले पर भरोसा मत करना। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कुछ कह पाता एक खास किस्म की वेव उसके सर से गुजरती है और वो वहीं पर मारा जाता है और ये देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसके बाद जेरी वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स है और यहाँ बहुत सी रियलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं और साइमन के पूछने पर कि वो ये सब कैसे जानता है, जेरी बताता है कि वो भी आइजोन के लिए काम करता था और उसी ने इस क्यूब में मौजूद हैची के टच सेंसर्स को बनाया है लेकिन वो भी ये नहीं जानता था कि यहाँ मौजूद नंबर्स क्या हैं और कैसे इस क्यूब से बाहर निकला जा सकता है क्योंकि जेरी ने जैसा ये डिजाइन किया था अब ये वैसा नहीं है और इसमें बहुत सी मॉडिफिकेशंस कर दी गई थी और ये जानकर सभी मजीद परेशान हो जाते हैं क्योंकि जेरी भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था। इसके बाद सभी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और एक कमरे में आने के बाद ये सभी आराम करने के लिए रुक जाते हैं और वहीं साइमन जेरी को बताता है कि वो रेबिका नाम की लड़की को ढूंढ रहा है जो आइजन के लिए काम करती है और उसी वक्त उन्हें उस कमरे में एक टेसर एक्स दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा स्पीड से भर रहा था और ये देखकर सभी उस कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन इससे पहले कि जेरी उस कमरे से बाहर जा पाता वो उसकी जद में आ जाता है और वो भी वहीं मर जाता है। बाकी सब तो उस कमरे से बाहर आ गए लेकिन साशा वहीं फंसी हुई थी और जब केट उसे बचाने जाती है तो साइमन उसे मना करता है लेकिन केट उसकी मदद के लिए जाती है और इसी दौरान वो टेसर एक्स बहुत बड़ा हो चुका था और इससे पहले कि साशा उसकी जद में आ जाती केट उसे वहीं रुकने के लिए कहती है और उनके रुकते ही वो टेसर एक्स भी वहीं रुक जाता है और इससे उन्हें पता चल जाता है कि ये मूवमेंट से एक्टिवेट होता है इसलिए वो दोनों वहीं पर स्टिल खड़ी रहती हैं और आखिरकार वो टेसर एक्स आहिस्ता आहिस्ता छोटा होकर गायब हो जाता है। इसके बाद वो दोनों अगले कमरे में चली जाती हैं और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि साइमन ने पैली को शक की बुनियाद पर बांधा हुआ है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि पैली उससे कुछ छुपा रही है क्योंकि दूसरी यूनिवर्स का साइमन उन्हें पैली के बारे में कुछ बताना चाहता था और उसी वक्त सामने मौजूद दीवार में से कुछ क्रिस्टल्स निकलने लगते हैं और साइमन पैली को वहां से ले जाने की कोशिश करता है लेकिन पैली अपने साथ उसे भी वहां पकड़ लेती है लेकिन वो खुद को छुपाकर किसी तरीके से उस कमरे से बाहर निकल जाता है लेकिन पैली उस क्रिस्टल की जद में आ जाती है और मर जाती है। लेकिन साइमन की इस हरकत की वजह से मैक्स और जूलिया उसे अकेले छोड़कर अगले कमरे में चले जाते हैं लेकिन उस कमरे में टाइम बहुत स्लो चल रहा था और आखिरकार वो दोनों उस कमरे से भी बाहर आ जाते हैं। उधर साइमन एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहां दूसरा जेरी मौजूद था और वो साइमन को नहीं पहचानता था और साइमन जानता था कि जेरी उसकी कोई हेल्प नहीं कर सका इसलिए वो इस जेरी को भी मार देता है। इसके बाद केट एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां वो तमाम लोग मौजूद थे लेकिन खास बात तो ये थी कि वो सब बहुत ज्यादा एज के होकर मर चुके थे और इन्हीं लोगों में केट खुद भी शामिल थी। उधर साइमन एक दूसरी टाइमलाइन में आ जाता है और उसे एक और जेरी नजर आता है लेकिन साइमन तो जैसे जेरी का दुश्मन हो चुका था इसलिए वो उसे भी मार देता है। उधर साशा केट को कहती है कि हम कभी भी इस क्यूब से नहीं निकल पाएंगे
क्योंकि इस क्यूब के डिजाइन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कुछ वक्त के बाद ये खुद बहुत खत्म हो जाए और सिर्फ वही इस क्यूब से बाहर जा सकता है जो उस खास वक्त तक जिंदा रहेगा। और केट के पूछने पर कि वो ये सब कुछ कैसे जानती है, साशा बताती है कि उसी ने इस क्यूब को बनाने का तरीका आइजोन को बताया था। और साशा ये समझती थी कि आइजोन एक अच्छी कंपनी है, लेकिन जब उसने आइजोन की सच्चाई को जान लिया तो उसने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिस पर आइजोन ने साशा को किडनैप करके उसे टॉर्चर किया, जिससे साशा अंधी हो गई और इसके बाद उसे इस क्यूब में कैद कर दिया गया। लेकिन साशा भी ये नहीं जानती थी कि इस क्यूब का टाइम कब खत्म होगा, क्योंकि एंड टाइम आइजोन कंपनी ने सेट किया था। और ये तमाम बातें जानने के बाद केट बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मैक्स और जूलिया एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। अब केट उस कमरे का हैच खोलती है और वहां उसे मैक्स और जूलिया नजर आते हैं, जो कि वक्त के बहुत तेजी से गुजरने की वजह से बूढ़े होकर मर चुके थे। इसके बाद हर हैच को खोलने के बाद उसे ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जो मुख्तलिफ टाइमलाइंस में उसके साथियों के साथ हो चुकी थी। और आखिरकार एक हैच से साइमन बाहर आता है और वो केट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे चाकू छीन लेती है और उसकी आंख में घुसाकर हैच को बंद कर देती है। लेकिन हैच के बंद होते ही साइमन दूसरे हैच से उसके कमरे में आकर साशा को पकड़ लेता है और साइमन अब बहुत बुरा हो चुका था। केट इस मौके पर साशा को छोड़ने का कहती है, लेकिन साइमन उसकी एक भी नहीं सुनता और आखिरकार वो साशा को भी मार देता है और इसके बाद वो केट पर हमला कर देता है। लेकिन मौका मिलने पर केट उसके चाकू से ही उसे मार देती है। इसके बाद उसकी नजर उसके हाथ में पहनी हुई जेरी की घड़ी पर पड़ती है और उसमें वक्त 6:06 और 2 सेकंड था। और उसी वक्त उसे समझ आ जाता है कि वो नंबर यानी 60,659 कुछ और नहीं बल्कि वक्त में 6:06 और 59 सेकंड है। और ये वही वक्त था जब ये क्यूब अपने आप एंड हो जाएगा और वक्त पूरा होते ही ये क्यूब अपने आप खत्म होने लगता है। और उसी वक्त केट साशा के गले में पहना लॉकेट उतार लेती है और जो ही 6:06 और 59 सेकंड होते हैं वो कमरे के नीचे वाला हैच खोलकर उसमें छलांग लगा देती है। और अगले सीन में केट आइजन कंपनी के पास थी और वो उन्हें साशा का लॉकेट देती है और इस लॉकेट में आइजन कंपनी की कुछ सीक्रेट्स मौजूद थे और इस बारे में कंपनी में बहुत से कंसर्न्स थे। और इसके बाद हमें पता चलता है कि केट आइजन कंपनी की एक एजेंट है और उसे क्यूब में इसीलिए भेजा गया था ताकि वो साशा से उसका लॉकेट ले सके और इसीलिए वो ज्यादातर वक्त साशा के साथ ही रही। और ये भी पता चलता है कि जिन भी लोगों को उस क्यूब में बंद किया गया था उन तमाम का ताल्लुक आइजन कंपनी के साथ था और वो सब किसी न किसी तरीके से इस क्यूब के बारे में जानते थे। और कंपनी ने उन सब लोगों को मारने के लिए इस क्यूब में बंद कर दिया ताकि दुनिया में कोई भी इस क्यूब के बारे में ना जान सके। और आखिर में केट को भी मार दिया जाता है ताकि कंपनी का सीक्रेट हमेशा महफूज रहे। और इसके बाद एंड में कंपनी का आदमी कहता है कि लेवल 2 पूरा हुआ, यानी हो सकता है कि मुस्तकबिल में इसके मजीद पार्ट्स भी आए। और इसके साथ ही ये फिल्म यहाँ पर एंड हो जाती है।